जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं और सभी प्यारे दोस्त अपनी तैयारी में एकदम शानदार तरीके से जुटे हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी तैयारी के हर एक अभिन्न अंग को साथ में लेके चल रहे होंगे, चाहे वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना हो। देखिए, जब हम तैयारी में शुरुआत में उतरते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि यार क्वेश्चंस को रट लो। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। मुझे ऐसा लगता था कि बस क्वेश्चंस को रट लो और हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी। शायद ऐसा तैयारी में उतरने वाले हर एक विद्यार्थी को लगता है, लेकिन जब पहला पेपर देते हैं तो हवा भी नहीं लगती कि क्वेश्चन गए कहाँ से। धीरे-धीरे ये बात समझ में आती है कि केवल क्वेश्चन रटने भर से कुछ नहीं होगा, हमें किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। फिर इससे भी पहले बच्चा कोशिश करता है कि एक किताब उठा लेगा और उसमें उस चीज़ को पढ़ना शुरू करेगा जो उसको इंटरेस्टिंग लगती हो। उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी तो उसको छोड़ देगा। जो उसे इंटरेस्टिंग लगेगी उसे बहुत बढ़िया पढ़ेगा, चाहे वो पेपर में आती हो या ना भी आती हो। तो जब तक हम एक सही ट्रैक पर नहीं होते, समय देने के बावजूद भी हमारी तैयारी अच्छी नहीं होती। तीसरा, फिर आपको चलो पता लगता है कि यार किताबों से मुझे तो पता नहीं लगेगा, तो एक काम करूँ, मैं कोई कोर्स ले लूँ। फिर आप एक कोर्स लेके केवल क्लास देखते हो 8-8, 10-10 घंटे, उसी में खुश हो जाते हो कि तुम्हारी तैयारी हो गई है। लेकिन वहाँ भी आपकी तैयारी पूरी नहीं होती। तैयारी पूरी होगी जब आप हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखें और उसका रिवीजन भी करें, तब जाकर आपकी तैयारी पूरी मानी जाती है। तो एक बार सभी मुझे बताएं आज कि कौन-कौन डेली सोने से पहले प्रत्येक सब्जेक्ट का रिवीजन करके सोते हैं। सभी दोस्त मेरे एक बार बताएं, बहन भाई बताएं। तब तक कल की क्लास से एक क्वेश्चन ले लेते हैं और आप मुझे बताइए कि गतिज ऊर्जा का सूत्र कौन सा है? गतिज ऊर्जा का सूत्र बताओ लिख के सभी। या नहीं लिख पाओ तो मैं आप सभी को ऑप्शन दे दूंगा। फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? चार ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। ए ऑप्शन है 1/2 mv, बी है 1/2 mv स्क्वायर, सी है 1/2 m² v और ये है mv स्क्वायर। बताइए। ये क्लास साइंस आरपीएफ के लिए बिल्कुल सफिशिएंट होगी, बिल्कुल सफिशिएंट होगी। आरपीएफ में उतना स्तर नहीं पूछा जाता है। सर हम कर पा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं, मैं रिवीजन करता हूँ, अभी नहीं कर पा रहा हूँ, धीरज करें। धीरज चलो अच्छी बात है, तुमने एक्सेप्ट किया, लेकिन मेरे दोस्त रिवीजन करते रहिए। अगर आप वाकई सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेके तो आपको रिवीजन करना चाहिए, चाहे आप रात को करिए या फिर आप सुबह उठ के करिए। वैसे रात को सोने के समय करोगे तो पूरे दिन पढ़ा हुआ रिवीजन हो जाता है, वो ज़्यादा बेहतर है। रात को सोने के समय मुझे लगता है, मैंने भी रिवीजन रात को सोने के समय किया, वो बड़ा इफेक्टिव रहता था। टाइम निकालिए, चाहे किसी क्लास को डबल की स्पीड में ले लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, लेकिन रिवीजन के लिए टाइम निकालिए। वो मानो कि ऐसे है जैसे आप वैष्णो देवी की यात्रा करने गए और भैरव बाबा की यात्रा नहीं करके आए। सुनिए आपने ये कथा कि फिर भैरव बाबा की यात्रा किए बगैर यात्रा पूरी ही नहीं मानी जाती। तो आपकी यात्रा जब भी पूरी होगी जब आप रिवीजन करेंगे। और सभी शेरों का, मेरी गुड़ियाओं का आंसर एकदम करेक्ट है और ये आंसर है बी, 1/2 mv²। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें हमने फ्राइडे को कार्य के बारे में सीखा, सैटरडे की क्लास में हमने ऊर्जा के बारे में पूरी तरह से सीखा, रविवार ऑफ रहा आपका। आज हम इसमें शक्ति को करेंगे, लेकिन पावर एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें पूरी क्लास नहीं लगेगी, तो साथ ही हम अगला चैप्टर भी शुरू कर देंगे, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। तो पहले हम बात करेंगे किसकी? पहले हम बात कर लेते हैं शक्ति की। पहले हम सीख लेते हैं ऊर्जा, पावर को, कि पावर क्या होती है। पावर को हम पी से दिखाएंगे। देखो, मैंने आपको बताया था पहले ही कि चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। और शक्ति जो बनेगा, शक्ति और ऊर्जा यानी कि पावर एंड एनर्जी कार्य से ही बनेंगी, ये वर्क से ही बनेंगी। ठीक है, तो कार्य से ही, वर्क से ही ऊर्जा और शक्ति यानी कि एनर्जी और पावर दोनों बनते हैं। आशा करूंगा आपको अच्छे से कार्य और ऊर्जा की परिभाषाएं समझ में आती होंगी, वो बड़ी जरूरी भी है। अब आइए सीखते हैं शक्ति को। तो एक मजेदार सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए आप मकान बनवा रहे हो, नौकरी लग गई है, सबका सपना होता है अपना घर ठीक कराएंगे, है कि नहीं?
तो आपने ईंट के ढेर लाके डलवा दिए। ये 2 ईंट के ढेर हैं। पहला ढेर हो गया, एक दूसरा ढेर और ले लेते हैं। एक ढेर ये हो गया और एक दूसरा ढेर ये हो गया। और दोनों में मान लो 100-100 ईंटें हैं। इसमें भी 100 ब्रिक्स हैं, 100 ईंटें हैं, और इसमें भी 100 ही ईंटें हैं। बड़े ध्यान से समझना इस बात को। अब तुम्हें ये ईंटें नीचे से अपने घर की छत पे फेंकवानी है। तो तुम 2 मजदूर भाइयों को लेके आए और तुमने कहा भाई साहब इन ईंटों को उठाओ और ऊपर फेंक दो। अब देखो, एक इनमें मान लो ताकतवर सा है, ये बढ़िया, और बेचारा एक पतला सा है, थोड़ा कमजोर है। तो मान लीजिए इसने लिया 1 घंटे का समय और इसने लिया 2 घंटे का समय। तो मुझे ये बताओ कि किसने काम ज्यादा किया, किसने वर्क ज्यादा किया, बताइए। किसने वर्क ज्यादा किया? अरे वो शांति नहीं, अरे यार तुम लोग कमाल हो। इतना तो तुम समझ गए ना कि ये शक्ति है यार, मैंने शक्ति ही लिखा है, वो क्या थोड़ा सा ऐसा बन गया। तुम यार थोड़े से और मैच्योर बन जाओ, बाकी तो तुम गजब हो। मैच्योर ऐसे बन जाओ, समझ जाया करो यार, वो शक्ति ही लिखा है। लो भाई, आदि कै मैंने थोड़ी जल्दबाजी में बनाई तो वो नए जैसी हो गई। तुम यार इस बात के पीछे पड़ गए, फिर तो तुमने ये कुछ नहीं सुना होगा। तुम्हारा ध्यान यार छोटी कै, आदि कै और आदि नए पे ही रह गया। ऐसे तो तुम गजब हो, हल्के से और थोड़े से मैच्योर बन जाओ। ऐसी चीजों को तुम समझ जाया करो यार खुद ही। अब सब यही बात बता रहे हैं, सर शांति लिखा है, शांति। मुझे नहीं लगता किसी ने सुना होगा उस बात को मेरी को। आप कहेंगे रिपीट कर दो। तो एक भाई कह रहे हैं कि इन्होंने काम ज्यादा किया है। बहुत सारे बच्चों का यही आंसर है कि इन्होंने काम ज्यादा किया है। सुनो मेरी बात, काम क्या था? काम था ईंट नीचे से 100 ईंट नीचे से ऊपर फेंकवा देना। क्या इसमें कहीं ये तय हुआ था कि तुम जल्दी कर दोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा, या तुम देर से करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा? बिल्कुल नहीं यार, काम दोनों ने बराबर किया है। काम का जल्दी और देरी से कोई मतलब नहीं है। कार्य का फॉर्मूला क्या है? कार्य का फॉर्मूला है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। क्या इसमें कहीं टाइम नजर आता है आपको? क्या इसमें कहीं समय नजर आता है? कुछ नहीं यार, समय है ही नहीं। काम दोनों ने बिल्कुल बराबर किया है। अगर तुम इससे ये कहोगे ना, ए यार तुमने तो 2 घंटा लिए, तुम्हें वैसे कम दूंगा, तो 2-4 बचे हुए ईंट होंगे ना तुम्हारे खोपड़े में मार देगा भाई साहब ये। भाई ऐसा क्यों करोगे तुम? यार वो कहेगा देखो साहब तुमने काम की समय की कोई बात नहीं कही थी, लेकिन ये तो चलो समझ में आ गया कि काम तो दोनों ने भाई बराबर किया है। ऐसे ही एग्जैक्टली सवाल आते हैं। तो ये समझ में आ गया कि काम का समय से कोई मतलब नहीं है। काम का समय से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें भी कुछ तो लगा था कि इसके अंदर ज्यादा है और इसके अंदर कम है। तो जिसने 1 घंटे में ईंट फेंक दी, सोचो उसके काम करने की स्पीड ज्यादा रही होगी, और जिसने धीरे धीरे फेंकी है उसके काम करने की स्पीड कम रही होगी। इसी को हम कहते हैं पावर, यानी शक्ति। काम कौन व्यक्ति कितने कम समय में काम कर दे, उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा है। तो देखो, क्या यहां पर ऊर्जा की बात करूं मैं? ऊर्जा दोनों में बराबर है, क्योंकि काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर 100 ईंट फेंकने में इसकी 100 जूल ऊर्जा लगेगी 1 घंटे में, तो लगेगी इसकी भी 100 ही जूल। कार्य और ऊर्जा दोनों बराबर है, क्योंकि ऊर्जा का कोई भी फॉर्मूला आप देखो, चाहे गतिज ऊर्जा देखो, चाहे आप स्थितिज ऊर्जा देखो, कहीं भी टाइम नहीं है। तो इनमें कार्य और ऊर्जा दोनों में बराबर है, बस शक्ति इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। तो जब हम कार्य को किए गए कार्य को समय के साथ तुलना करने लगे, जब हम किए गए वर्क की टाइम के साथ कंपेयर करने लगे, तो हम क्या चेक कर रहे होते हैं उसकी? हम चेक कर रहे होते हैं शक्ति। क्या चेक कर रहे होते हैं हम? उसकी शक्ति, यानी कि पावर चेक कर रहे होते हैं। अब की बार मैंने आधी कै पे विशेष ध्यान दिया है। हम क्या चेक कर रहे होते हैं? पावर चेक कर रहे होते हैं। यानी कि जो जितना समय लेगा, जो जितना ज्यादा समय लेगा, जो चीज नीचे ज्यादा होती है ऊपर जाके उसका इफेक्ट घट जाता है।
जब ऑपोजिट इफेक्ट रहता है ना, तो समय ज़्यादा लेगा तो उसकी शक्ति कम है। मैथमेटिकली कैसे कहेंगे आप इसको? मैथमेटिकली कहेंगे आप इसको P बराबर कार्य का मतलब W और समय का मतलब T, तो P बराबर W/T। एक भाई मुझसे कहेगा भैया परिभाषा, मैं कहूँगा मेरे दोस्त परिभाषा खुद से बनाओ। तुमने अब सीखा है चीज़ों को, तो सीखा कैसे है कि जिस भी राशि में समय का भाग लगेगा हम कहेंगे वो दर है। तो हम कहेंगे कि कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। बोलो आया समझ में? तो आप अब परिभाषाएं इस लायक बन चुके हैं कि खुद से आप अपनी परिभाषाओं का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो, तो ये तो उम्मीद है पहले नोट कर लिया होगा, थोड़ी जगह बना लेते हैं। ये देखिए, अब आगे चला जाए और वही सारी बातों को कंप्लीट करें जो हम एक राशि के साथ पढ़ते हैं। तो कोई कहे मुझसे कि मात्रक यूनिट क्या होगी, तो मैं कहूँगा एक यूनिट तो यहाँ से बनेगी, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड। बड़ा दर्द हो रहा होगा या पर कार्य शक्ति को मात्रक तो वाट है। मैं कहूँगा मेरे शेर बिल्कुल वॉट है, लेकिन वो किसको कहा जाता है? जूल पर सेकंड को ही वॉट कहा जाता है। हम इसको तो ना हमेशा छोड़ देते हैं, लेकिन सवाल तो पेपर में इसी से बनता है। क्वेश्चन आएगा निम्न में से वॉट किसे कहा जा सकता है? जूल पर सेकंड, जूल गुणा सेकंड, सेकंड बटे जूल, या जूल स्क्वायर बटे सेकंड। मतलब इन चारों में से एक ऑप्शन ये होगा। ठीक है दोस्त, अब कोई अगर मुझसे पूछे इसकी डायमेंशन, तो मैं उल्टा पूछ लूंगा, भाई तुम खुद बताओ यार, अब तो तुम बड़े हो गए यार, देखो डायमेंशन क्या होगी। जैसे ससुर जी तुमसे गाड़ी की चॉइस पूछेंगे, तुम एकदम सबसे पहले बताओगे, वैसे डायमेंशन बताओ तो तुम कहोगे कि भाई साहब मैं जूल के लिए लिखता हूँ ml/T-2। भैया यू कहाँ से आई? भाई साहब 2 दिन पहले ही पढ़ाई है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, थोड़ा सा याद भी रखा करो। भैया मैं याद रखने में विश्वास नहीं रखता, मैं बना के दिखाऊंगा। बना ले भाई, तुरंत की तुरंत बना ले यार। कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, फोर्स की जगह इसकी तो याद रखो ml/T-2, इसकी L तो कितनी हो जाएगी ml/T-2। चाहो निकाल के देख लिया करो। ये मुझे भी तरीका पसंद है कि आप हर चीज़ रटने के बजाय कुछ चीज़ें याद रखो और उनसे सारी चीज़ें सीख लो। ml/T-2 और सेकंड के लिए क्या रखोगे? टी रखोगे। ठीक है, ये प्रशांत कुमार का एक बार मुझे स्क्रीनशॉट देना, और ये हो जाएगा आपका ml/2 और टी की पावर एक ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएंगे -3। ये हो जाती है भाई साहब इसकी विमा। भैया ये कैसी राशि है? देखो मेरे शेर, अगर मैं राशि की बात करूंगा तो फिर से वही अपना प्लस माइनस। कार्य कैसी राशि है? कार्य तो एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। समय एक स्केलर क्वांटिटी है, प्लस 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 बन गया। ये भी कैसी राशि है? ये भी एक अदिश ही राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी ही है। तो मजे की बात बताऊं, इस चैप्टर की तीनों राशियां, इस चैप्टर की तीनों राशियां कैसी हैं? अदिश हैं। चैप्टर का नाम याद रखो बस, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप शक्ति के बारे में पूरा सीख गए होंगे। अगर हाँ तो नोट कर लो और थम्स अप कर दो। मैं एक चीज और बता दूं, बस नोट करके डाल लेना कि शक्ति का एक अन्य मात्रक और होता है। कौन होता है? अश्व शक्ति। तो लिखोगे भाई साहब ये आधिक है, ठीक है, मैं बोल के चलूंगा। शक्ति का अन्य मात्रक, एक शक्ति का और इंपॉर्टेंट यूनिट होती है अनोदर
इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ पावर। शक्ति का अन्य मात्रक क्या होता है? हॉर्स पावर, जिसको हम बोलते हैं एचपी। एचपी बोले तो हॉर्स पावर, और हॉर्स पावर को हिंदी में बोलते हो तुम अश्व शक्ति। ठीक है, अब तुमसे पूछ लिया जाए कि एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं, तो तुम कहोगे कि एक अश्व शक्ति में 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। सर अच्छा सा एग्जाम्पल दो ना यार, अच्छा सा एग्जाम्पल के घर से बना लाऊं भाई मैं? भाई इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया था यार, ईंट फेंकने वाला मजदूर का। तुम यार अच्छा सा एग्जाम्पल कह रहे हो, लो भाई इसको लिख लेना यार। एग्जाम्पल यहाँ दिया था, लिख लो अच्छा सा। ये लो, हो गया अच्छा सा एग्जाम्पल। भाई मेरे घर कोई फैक्ट्री है, क्या बात करते हो यार। 746, बहुत बढ़िया। सर प्लस माइनस को कैसे पहचानेंगे? भाई इसके एक चश्मे आते हैं, जो मेरे चश्मे हैं ना, ये इराक से बन के आते हैं। जो जहाँ से तेल निकलता है ना, और तेल के बाद जो बच जाता है पदार्थ, उससे चश्मे बनते हैं। यार सब कुछ तो बता रखा है तुम्हें। ये तुम शुरू से क्लास देखो एक बार, है ना दोस्त, शुरू से क्लास देखो मेरे भाई। अदिश राशियों को प्लस लेते हैं, सदिश राशियों को माइनस लेते हैं, सब कुछ तो तुम्हें बता रखा है यार, फिर भी तुम ऐसी बात पूछते हो। ठीक है, तो ये हो गई शक्ति के बारे में सारी की सारी डिटेल्स कंप्लीट। अब एक आधा सवाल देख लेते हैं प्रीवियस ईयर आया हुआ। एक तो यही सवाल है, ये सवाल है आपका एएलपी में आया हुआ 14 अगस्त 2018 को। ये सवाल आया हुआ है आपका 14 अगस्त 2018 को, और ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? तो शायद आप सभी समझ जाएंगे कि कार्य की दर का मात्रक कार्य में समय का भाग है, और कार्य में समय के भाग को, यानी कि वर्क में टाइम के डिवाइड को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं शक्ति। आसान सवाल है, ये पुरानी पीडीएफ के सवाल हैं जो बचे हुए हैं ना, तो मैं वही करवा रहा हूं आपको। चलो इस सवाल करके दिखाओ, एक बेहतरीन मजेदार न्यूमेरिकल सवाल है। सवाल आपसे कहता है मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है? भाई शक्ति का मतलब हमें दो चीज निकालनी है, एक तो कार्य और एक समय। अब चलो समय तो हमें दे दिया 10 सेकंड, ठीक है। अब बात देखनी है कि कार्य कितना है। अब ये बताओ कि अगर मोहन 50 सीढ़ियां चढ़ता है तो कितना कार्य उसे करना रहेगा? तो आपको यह समझना होगा कि अगर मोहन 50 सीढ़ी चढ़ रहा है और हर एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर, तो कुल ऊंचाई कितनी चढ़ जाएगा वो? कुल विस्थापन उसका कितना होगा? तो आप कहोगे भैया कुल विस्थापन होगा 50 सीढ़ी और हर एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बदल लेंगे मीटर में, तो आंसर हमारा मीटर में आ जाएगा। और कितना आ जाएगा? 50 से 2 बार, 2 से 7.5 बार, तो विस्थापन हो जाएगा हमारा 7.5 मीटर। ठीक है, तो हमारा विस्थापन आ गया 7.5 मीटर। अब ये देखो कि कितना वजन है, कितने फोर्स को लेके वो ऊपर चल रहा है। तो मोहन का खुद का वेट है, भाई वेट ही यहां पर फोर्स का काम करेगा। तो एक आगे हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे फॉर्मूला कि अगर कोई व्यक्ति अपने वेट को लेके ऊपर चलता है तो फोर्स कितना लगेगा उस पर? mg। और m क्या है? मास यानी द्रव्यमान, जो कि है 40 किलोग्राम, और g की वैल्यू 10 लेने को कही गई है। ये याद रखना सीधा, तो ये हो जाएगा 400 न्यूटन। अब यहां पे फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं हम? यहां पे लगाएंगे कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, और ये समय। बल कितना है? बल है 400 न्यूटन, और विस्थापन कितना है? 7.5 मीटर, और
समय कितना है, समय लगेगा आपका 10 सेकंड। ठीक है, इससे ये कट जाएगा। 40 में 75 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 ये हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका 300 वॉट। ठीक है, 300 वॉट इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने कितने सेकंड लिया है, तो भाई समय तो 10 सेकंड ही लिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया है बस यहाँ, बाकी समय मैंने 10 सेकंड लिया है। ठीक है, इसे सही कर लो और आंसर आ जाएगा आपका 400 न्यूटन। चलो, तो बड़ा आसान सा सवाल था। राशिद भाई आज मैं उसके करवा दूंगा ग्राफ की क्लास। ठीक, स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर दिया ना। ठीक है, और टेलीग्राम पे जो मैसेज होते हैं ना, वो रात को 8 बजे से 10 बजे तक होते हैं भाई। क्लास के बाद मैसेज कर लेना, अभी पहले क्लास ले लो आराम से। विमा कैसे निकाला जाता है भाई, हाथ में दस्ताने पहन लो और निकाल लो विमा। अबे भाई, सब कुछ बताया हुआ है, तुम फिर बीच में से हो रॉकी मेरे दोस्त, तुम बीच में से पढ़ रहे हो। 40 गुणा 10 कहाँ से आया, कौन सा 40 गुणा 10 है भाई, 40 गुणा 10 कहाँ है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं। देखो, पावर का फॉर्मूला होगा कार्य बराबर शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो कार्य के लिए क्या लिखोगे, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन कितना है, 50 सीढ़ियां हैं और हर एक की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, 50 से 2 बार कट गया, 2 से 7.5 बार कट गया, तो विस्थापन आ गया 7.5 मीटर। और F बराबर mg, बल बल जो हम लगाएंगे यहाँ से उसका फॉर्मूला है mg। m है 40 और g है 10, 40,400। ये 400 आ गया, ये 7.5 ये 10, इससे ये कट जाएगा। अब 75 दूनी कितना हो जाएगा, 150, 150 दूनी 300, तो 300 वॉट आ जाएगा। आसान है। एक बार अब बताइए, क्या सभी को समझ में आ गया। देखो, एफ का कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, ये निर्भर करता है कि प्रश्न कैसा है। भाई, जब किसी प्रश्न में कोई व्यक्ति अगर अपने भार को लेकर ऊपर चल रहा है तो फोर्स क्या लगेगा, mg। चलो, तो सभी को अब दोबारा में समझ में आ गया, वेरी गुड। तो आसान सा सवाल है, बस आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। तो ये हो गया शक्ति का सवाल, और इस पीडीएफ के सारे सवाल हमने कर लिए हैं, बस यही था। तो ये 2 हो गए शक्ति के सवाल। अगर नोट हो गया हो तो एक बार थम्स अप कर देंगे सभी लोग। फिर हम अगले चैप्टर पे चलें जिसका नाम है ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। गति का समीकरण कब पढ़ाएंगे भाई, ऋषि काफी पहले पढ़ा दिया यार, वो तो गति वाले चैप्टर में ही पढ़ा दिया था दोस्त, शायद आप लेट हैं। 10वीं के बाद 3 साल बाद फिजिक्स पढ़ रहे हैं, दिक्कत तो होगी, कोई बात नहीं है मेरे शेर। देखो, मैं अपनी कक्षा में ये मान के चलता हूँ कि जो बच्चे मेरे सामने हैं उनको कुछ भी नहीं आता, और मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल जीरो से लेके चलूँ। शायद आपको कभी लगा भी नहीं होगा कि मैंने कहा हो कि इसको तुम्हें ये चीज़ तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए। कोई परेशानी नहीं है, तुमने कभी फिजिक्स भी नहीं पढ़ी, मैं मानता हूँ यार 10वीं में भी तुमने ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ी होगी, कोई बात नहीं। अब तुम फोकस करके बैठो, हर चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन भाई देखो, पीछे की चीज़ें आपको आनी चाहिए यार। अब मैं अगर मान लो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं विमा कैसे निकालते हैं, अगर विमा बताने लगूंगा, आज भी पूछेंगे विमा, कल भी आएगी, कल भी पूछेंगे, परसों भी आएगी। शुरू की 3 क्लास में मैंने क्या कहा था कि ये क्लास बिल्कुल मकान की नींव है, पूरी फिजिक्स में रिपीट होंगी। भाई वो तो मैं नहीं बता सकता, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा, उनके लिए तुम्हें पहली दूसरी तीसरी क्लास देखनी पड़ेगी। अब कोई मुझसे पूछे कि एस एस को क्या कह रहे हैं हम, तो मैं बार बार बोल भी रहा हूँ, एस को विस्थापन कहते हैं। और जिस भी मेरे साथी ने गति के समीकरण पढ़े होंगे उसको पता है एस को विस्थापन कहते हैं। तो भाई वो पीछे की क्लास आपको देखनी पड़ेगी। तो या तो आपने पीछे की क्लास नहीं देखी है इसलिए आपको समझ नहीं आएगा, या देखी है तो रिवीजन में नहीं है आपके में इसलिए समझ नहीं आएगा। इसके अलावा और तीसरा कोई भी कारण होगा ही नहीं कि तुम्हें समझ में ना आए। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले चैप्टर पे जिसका नाम है ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। चैप्टर का नाम डालेंगे ग्रेविटेशन।
ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे क्योंकि यहां से अच्छे खासे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं ग्रेविटेशन से यानी कि गुरुत्वाकर्षण से। देखिए ग्रेविटेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि सर न्यूटन ने, अच्छा हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं ग्रेविटेशन की कहानी को? हम लोग शुरू करते हैं ग्रेविटेशन की कहानी को सर न्यूटन के समय से। लेकिन ये कहानी केवल सर न्यूटन के समय से शुरू नहीं होती है, ये कहानी बहुत पुरानी है। सर भाई सर न्यूटन का किस समय के हैं? सन 1600 के आसपास के हैं। क्या सन 1600 से पहले कोई वैज्ञानिक नहीं हुए? क्या किसी ने इस ब्रह्मांड के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की? नहीं यार, बहुत सारे लोगों ने की। तो सबसे पहले इस ब्रह्मांड के बारे में जानने की कोशिश की, हमारे ग्रह उपग्रह कैसे चलते हैं, कैसे घूमते हैं, सबसे पहले की थी टॉलमी साहब ने। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था टॉलमी, और पी इसमें साइलेंट है, ठीक है। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था टॉलमी, और उस टाइम पे ना कोई भाई यंत्र तो थे नहीं कि दूरबीन लगाओ और आसमान की चीजों को देख लो। ये लोग अपने ऑब्जर्वेशंस करते थे। ऑब्जर्वेशन कैसे करते थे कि पेन पेपर लिया और आज देख रहे हैं अच्छा चंद्रमा यहाँ है, इन्होंने कुछ नोट कर लिया। फिर अगले दिन ये देखते थे कि चंद्रमा की स्थिति में कोई बदलाव हुआ या नहीं, या चंद्रमा की गति में कोई बदलाव हुआ या नहीं, और अपने विश्लेषण के आधार पर कुछ बातें बताते थे। तो टॉलमी साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात बताई, और इन्होंने कहा कि जहां हम रह रहे हैं पृथ्वी, और जो हमें दिखते हैं सूर्य और चंद्रमा, इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रह हैं। तो लोगों के लिए तो यही बड़ी अचंभित कर देने वाली बात थी कि क्या हमारे जैसे और भी ग्रह हैं? क्या उन ग्रहों पे जीवन भी हो सकता है? बहुत सारे तमाम क्वेश्चन उठे। तो टॉलमी साहब ने कहा देखो ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आप जिस ग्रह पे हैं यानी पृथ्वी पर, वो हमारे यूनिवर्स के मतलब सारे ग्रहों के केंद्र में है, और सारे ग्रह इसी के आसपास घूमते हैं। तो टॉलमी साहब ने पृथ्वी को सौर मंडल का केंद्र बताया। ये सवाल आता है, पृथ्वी को सौर मंडल का केंद्र बताया, सौर मंडल का केंद्र बताया, यानी कि टॉलमी साहब ने कहा कि अर्थ इज द सेंटर, अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, इन्होंने बताया। अब जब इन्होंने ये बात कही तो उस समय पे ना ग्रह उपग्रहों के बारे में केवल बात कहने का जो अधिकार था वो चंद लोगों को था। क्यों? क्योंकि यार हम लोग, हालांकि हम तो आज भी मानते हैं, लेकिन आज हम कम से कम इतना तो जान गए कि ये ग्रह हैं। बाकी हिंदू धर्म में तो आज भी उनको देवी देवता माना ही जाता है, माना भी जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ भाई सूर्य से रोशनी मिल रही है, बिल्कुल मानेंगे हम, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि ये हमारे लिए ग्रह हैं, ठीक है। उस समय पे प्रॉपर इन्हें देवी देवता का दर्जा दिया जाता था, और लोग, अब हर किसी को देवी देवताओं के बारे में बात करने का तो अधिकार नहीं है भाई। मैं थोड़ी ना आज के समय में ये कह सकता हूँ कि ये एक नए देवता खोजे गए हैं। ये किसी भी धर्म की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने के बराबर था। तो किसी ने भी फिर इनकी बात को मना नहीं किया कि भाई ठीक है ऐसा है तो ऐसा ही चलने दो। किसी ने हिम्मत ही नहीं की कि इनकी बात के लिए मना कर सके। फिर आते हैं लगभग 1200 साल बाद, ईयर याद रखना जरूरी नहीं है, 1200 साल बाद आते हैं कोपरनिकस। और कोपरनिकस हिम्मत करते हैं ये कहने की कि नहीं टॉलमी जी आप गलत हैं, टॉलमी जी आप गलत हैं। इस ब्रह्मांड का जो केंद्र है, इस अर्थ का जो सेंटर है, वो पृथ्वी ना होकर सूर्य है। तो आप कहोगे कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। उन्होंने कहा सूर्य को सौर मंडल का केंद्र बताया। अब भाई ऐसे कहने का मतलब था कि इन्होंने ये कह दिया, जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कोई एक धर्म है, उसमें कोई देवी देवता पूजे जाते हैं, और तुम जाके ये कह दो कि भाई तुम्हारे जो गॉड है ना ये ना होगे कोई और है, यार तुम्हारी भावनाओं को तो बड़ा ठेस पहुंचेगा। तो इनको बड़ा
जो जैसे वो थे पादरी थे, ये खैर विदेशों के थे जहाँ पे क्रिश्चियन धर्म को माना जाता है, ईसाई धर्म को, तो उन लोगों ने इनको बड़ी सजाएं दी, इनको देश निकाला तक दे दिया। तो इन्होंने क्वेश्चन आता है कि बताओ सूर्य को सौरमंडल का केंद्र किसने बताया, यानी कि किसने कहा कि सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स ना कह के आप इसको सोलर सिस्टम कहिए, है ना, ये बेहतर रहेगा, ये शब्द ज्यादा बढ़िया है। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम यानी कि सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। अब यहां भाई साहब इनको बड़ी समस्याएं होने लगी। तो इतने में ही आते हैं गैलीलियो साहब, और गैलीलियो साहब ने खोज दी दूरबीन, और दूरबीन खोजने के बाद उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है अपनी जगह। भाई देखो, लोगों ने पूछा तुम किस आधार पे कह रहे हो, तो इनके पास कोई दूरबीन नहीं थी, लेकिन गैलीलियो साहब ने लोगों को दूरबीन से दिखाया, उन्हीं पादरियों को, प्रीस्ट को, कि भाई साहब देखो, और सन ही सौरमंडल का केंद्र है और सारे ग्रह उसके आसपास घूमते हैं। तब जाके इन्हें थोड़ी सी राहत मिली। तो एक बार बताइए, यहां तक की कहानी आप सभी को क्लियर है? अभी अभी हमने बस ब्रह्मांड के बारे में हल्की हल्की बातें की हैं, जल्दी से बताएंगे एक बार आप सभी लोग। यार पानी दो। अब देखो, हरीलाल का मैं कमेंट देख रहा हूँ, 6 कमेंट उन्होंने कर दिए कि काश उस दिन सेब की जगह पेड़ गिर जाता। मैं मानता हूँ ठीक है यार, कुछ चीज़ें मजाक में चल जाती हैं, लेकिन मैं शायद मानता हूँ कि ये सब चीज़ें मजाक का विषय नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? तुम कह रहे हो कि काश उस दिन पेड़, सेब की जगह उसका सेब का पेड़ ही गिर जाता। भाई साहब, अगर सेब का पेड़ गिर जाता ना, तो तुम इंसान ना होकर आदि मानव ही होते, क्योंकि विज्ञान ने तुम्हारे जीवन में क्या गलत कर दिया? तुम जिस फोन से इस कमेंट को कर रहे हो ना, ये कमेंट मेरे पास तक नहीं पहुंच पाता। तुम उसी दशा में जी रहे होते जैसे कि आज से हम 2000 साल पहले थे। 2000 साल पहले कुछ चीज़ें अच्छी थीं तो कुछ चीज़ें बुरी भी थीं। आदमी केवल बुखार भर से मर जाता था। क्या तुम ये एक्सेप्ट करोगे कि केवल फीवर आए और तुम्हारा कोई सगा संबंधी एक्सपायर हो जाए? कितना बुरा लगता होगा। किसी के पास, मान लो किसी को मदद की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है, तुम पैदल पैदल जा रहे हो। सैनिकों के लिए साथ ऐसा होता था कि बहुत सारे सैनिक सेना में शहीद हो जाते थे, और जिनके घर बड़ी दूर होते थे, तो ना उनके घर वालों को इन्फॉर्मेशन मिल पाती थी, ना वो पहुंच पाते थे। शवों को यहाँ तक लाने में भी बड़ा समय लगता था, तो घरों को नसीब भी नहीं होता था कि उनके लालों का, अपने बेटों का वो चेहरा तक देख सकें। हम उस दुनिया में जीते थे। विज्ञान ने हमारे लिए, तकनीकी ने हमारे लिए बहुत सारे जीने के साधनों को अच्छा बना दिया है। क्या ये गलती हुई है कुछ? ये किसकी मदद से हुआ है? ये शायद उन सब वैज्ञानिकों की मदद से हुआ है। मतलब मैं यार ये सोचता हूँ, आपको, आप इतने समझदार हो कि आपको यही नहीं पता कि असल में इज्जत किसकी करनी है। आप सिर्फ इसलिए घबरा रहे हो क्योंकि उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसकी वजह से एक चैप्टर बढ़ गया। भाई किसने कही है तुमसे पढ़ने की? मुझे बुरा लगता है यार, ऑब्वियसली। मैं वैसे ऐसी चीज़ें इग्नोर करता हूँ जिसमें टाइम वेस्ट हो, लेकिन मुझे बुरा लगता है जब कोई वैज्ञानिकों के लिए, टीचर्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए गलत कहता है। तुम यार, मैं क्या बोलूँ, बहुत सारे लोगों को शायद बुरा लग जाए, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हम यार क्रिकेटर्स को भगवान मानते हैं, एक्टर एक्ट्रेस को हम भगवान मानते हैं, उनको ये गॉड कहते हैं, वो गॉड कहते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ एंटरटेनमेंट अपनी जगह ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन क्या एंटरटेनमेंट से देश चल सकता है? क्या एंटरटेनमेंट से तुम्हारे जीवन में एक उस घंटे के आनंद के अलावा तुम्हारी बाकी के 23 घंटों को एंटरटेनमेंट सुविधाजनक बनाता है? नहीं यार, सुविधाजनक तुम्हारे साइंस और टेक्नोलॉजी बनाती है, और उसके पीछे जितने भी लोग काम करते हैं, तुम उनमें से किसी एक को नहीं जानते हो। अगर मैं ये बोल दूं ना आज आपसे कि मुझे तुम इंडिया के टॉप 10 साइंटिस्ट के नाम बता दो, टॉप 10 छोड़ो, तुम एक का भी नहीं बता पाओगे, किसी एक का नहीं बता पाओगे। और तुमसे मैं पूछ लूं टॉप 10 क्रिकेटर्स के नाम बता दो, तुम 10 नहीं 100 के बता दो, हो सकता है। किसी किसी को तो याद ये भी होगा कि 2019 के आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन किसने मारे थे। ये हमारे देश का, हमारे यूथ का दुर्भाग्य है। मैं बड़ा चिंतित होता हूँ इस दुर्भाग्य पर। हम ऐसे लोगों को कदाचित नहीं जानते जो हमारे देश के पिलर हैं, जो हमारे देश के पिलर हैं, हम उनको बिल्कुल नहीं जानते हैं।
चलो, तो ये हो गया, कोपरनिकस साहब ने ये बात बता दी। अब देखिए, अब कोपरनिकस साहब ने खाली ये बताया कि सूर्य जो है सौरमंडल का सेंटर है। अब लोगों की उत्सुकताएं और बढ़ी, अच्छा कि यार चलो सौरमंडल जैसी भी कोई चीज है। तो फिर आते हैं अपने केपलर साहब, इनके बाद में आते हैं अपने केपलर साहब, और प्रॉपरली सर केपलर ने, इनका पूरा नाम था जोहान्स केपलर, इनका पूरा नाम था जोहान्स केपलर। तो केपलर साहब ने प्रॉपर ग्रहों की गति का अध्ययन किया, सारे ग्रहों की गति का उन्होंने अध्ययन किया, और उन्होंने कुछ नियम दिए। देखो, अभी तक ये ग्रहों की गति का अध्ययन नहीं कर पाए थे, लेकिन जोहान्स केपलर साहब ने ग्रहों की गति का अध्ययन किया कि कौन सा ग्रह किसके आसपास घूम रहा है, कितना उसका समय है, किस तरह की कक्षा में वो घूम रहा है, यानी कैसे रास्ते पर वो घूम रहा है, गोल है, दीर्घवृत्त में है। तो जोहान्स केपलर ने और इस स्टडी को आगे बढ़ाया और इन्होंने दिए ग्रहों की गति के नियम, ग्रहों की गति के नियम। तो सवाल आएगा कि लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन किसने दिए? तो ये दिए थे केपलर साहब ने। इन्होंने क्या नियम दिए उसको पढ़ेंगे हम सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या नियम दिए थे। अब हम चलते हैं वहां जहां से तुम शुरुआत करते हो। केपलर साहब के स्टूडेंट थे न्यूटन जी। ऐसा होता है जब तुम पीएचडी करने जाओगे ना, तो एक प्रोफेसर के अंडर में 3-4 बच्चे रहते हैं, पीएचडी 6-6 7-7 साल की चली जाती है, तो उनको उन्हीं के अंडर में काम करना होता है। अब जैसे मान लो मैं प्रोफेसर हूँ, कोई मेरे अंडर में आके अपना पढ़ाई करने लगे, तो मान लो मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ पहले से ही, तो मैं उस रिसर्च में उनको अपना हिस्सा बना दूंगा कि यार ये मैंने काम इतना कर लिया, तुम चाहो तो इसको आगे बना लो, ठीक है। तो जोहान्स केपलर साहब के ये मान लो स्टूडेंट थे कौन? न्यूटन साहब। और न्यूटन साहब से कहा जोहान्स केपलर जी ने कि तुम मेरे नियमों में से यूज कर लो और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाओ। तो न्यूटन साहब जो थे जोहान्स केपलर जी के स्टूडेंट, न्यूटन साहब ने, सर न्यूटन ने जोहान्स केपलर साहब के तीसरे नियम का इस्तेमाल करके, जोहान्स केपलर साहब के थर्ड लॉ का इस्तेमाल करके, इन्होंने 3 नियम दिए, उन्हें बाद में पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझ लो कि न्यूटन साहब ने जोहान्स केपलर जी के थर्ड लॉ का, तीसरे नियम का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, ठीक है। तो सवाल आएगा कि न्यूटन साहब ने अपना नियम, ग्रेविटेशन का नियम किसके नियमों से दिए? तो न्यूटन साहब ने जोहान्स केपलर जी के नियमों से दिए। और पता है लोग कैसे पढ़ाते हैं कि उन्होंने इनकी स्टडी चुरा ली। भाई साहब, चुराई नहीं थी, इनकी सबकी अपनी रजामंदी थी। गहराई में पढ़ो तब चीजें समझ में आती हैं। तो हम शुरुआत यहां से करते हैं कि न्यूटन साहब का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो फटाफट से नोट करो और फिर हम आगे चलते हैं कि न्यूटन साहब का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। अब आप समझ गए होंगे कि ये कहानी केवल न्यूटन साहब से शुरू नहीं होती है, ये बहुत पहले की कहानी है। डेट नहीं पूछी जाती यार। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं न्यूटन साहब के गुरुत्वाकर्षण के नियम की। तो हेडिंग डालेंगे सभी दोस्त, गुरुत्वाकर्षण का नियम। और जितना अभी तक मैंने आपको करवाया है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए क्या होता है ग्रेविटेशन का लॉ। अभी मैं बिल्कुल भी पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सामान्य बात कर रहा हूं। और न्यूटन साहब क्या कहते हैं कि भाई साहब, इस दुनिया की ना कोई भी 2 वस्तुएं, इस दुनिया की
कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, यानी कि कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं। तो तुम क्या करोगे अब? सुबह सुबह अपनी वाली के पीछे चल दोगे और एकदम से जाके हल्की सी टक्कर मारोगे, कहोगे मास्टर जी ने बताई कि दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। भाई साहब पूरा पढ़ लो पहले, पूरा अच्छे से। एक दोस्त मुझसे कहेगा कि भैया ये रख दिया हमने पेन और ये रख दिया हमने रिमोट, बताओ कहाँ आकर्षित कर रहे हैं, बताओ कहाँ आकर्षित कर रहे हैं? मैं कहूँगा आकर्षित तो ये कर रहे हैं। करके दिखाइए, किन्हीं दो चीज़ों के बीच करके दिखाओ। मैंने कहा सुनो, ये है पृथ्वी जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। हम पृथ्वी की सतह पे रहते हैं, ये बात सबको पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है अंदर रहते हैं, लेकिन हम सरफेस पे रहते हैं। भाई दरवाज़ा खोल लेना। और ये है सेब, यानी कि वो एप्पल जो ऊपर से उछाला गया। ये मान लो पेन है, सेब है, कुछ भी है। अब तुम इसको यहाँ से छोड़ के देखो, तो देखो जैसे ही तुम छोड़ोगे तुरंत नीचे आएगा। अब इसे किसने खींचा? एक पृथ्वी है और एक ये एप्पल, ये सेब है या पेन है। तो ये दोनों एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, लेकिन पृथ्वी बहुत बड़ी है किसकी तुलना में? सेब की तुलना में। हो सकता है कितना भी बड़े से बड़ा सेब ले लो, भाई 1 किलो से ज़्यादा का तो नहीं होगा। और ये कितने किलो की होती है? 6 गुणा 10 की पावर 24 किलो। 6 के आगे 24 जीरो, इतने किलो की ये पृथ्वी है। यार ये तो वही बात होगी कि लड़ाई में एक बहुत बड़ा पहलवान है और एक बेचारा सूखा सा आदमी है। तो बताओ भाई कैसे हो पाएगा? फिर तो यार ये पहलवान जो है इसको हरा ही देगा। तो ये हमारा सेब पहलवान है, सेब सॉरी हल्का आदमी है, और पृथ्वी मानो पहलवान है। तो कौन किसकी तरफ खिंच जाएगा? सेब खिंच जाएगा किसकी तरफ? पृथ्वी की तरफ। यानी कि ये पता लगता है कि ग्रेविटेशन में, गुरुत्वाकर्षण का बल हमें जब महसूस होगा जब कोई एक वस्तु बहुत ज्यादा भारी हो। कोई एक वस्तु बहुत ज्यादा भारी हो। अगर दोनों वस्तुएं इतनी हल्की हल्की होंगी तो क्या गुरुत्वाकर्षण का फोर्स लगेगा? हाँ लगेगा, लेकिन इतना कम है, ये इतना कम है कि तुम्हें महसूस भी नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा कम है, तुम्हें महसूस नहीं होगा। तो गुरुत्वाकर्षण का फोर्स तुम्हें महसूस होता है जब कोई एक वस्तु या दोनों वस्तुएं बहुत ज्यादा भारी हो। तो यहां हमने एग्जाम्पल लिया कोई एक वस्तु। अब जैसे तुम पूरे इस ब्रह्मांड को देखो, ब्रह्मांड के रहस्य का कारण गुरुत्वाकर्षण केंद्र तो है। सूर्य जो कि सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा भारी है, उसके आसपास सारे ग्रह घूमे जा रहे हैं। अब चंद्रमा और पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी ज्यादा भारी है, इसलिए चंद्रमा उसके आसपास घूमा जा रहा है, वो चंद्रमा को अपनी ओर खींच के रखती है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है ये इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जोड़े के बीच में लगता है, चाहे हल्के हो या भारी। लेकिन तुम्हें दिखाई पड़ता है जब एक वस्तु भारी हो या दोनों वस्तुएं भारी हो। तो जरा एक बात बताओ, क्या आपको समझ में आ गई? और न्यूटन साहब ने क्या बताया? न्यूटन साहब ने यह बताया कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को, या ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के बीच, ऐसे लिखो, प्रत्येक वस्तु के बीच एक आकर्षण बल लगता है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के बीच एक आकर्षण बल लगता है। ये बात बताई हमें न्यूटन साहब ने। यानी कि एवरीबॉडी ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, तो आशा करूंगा कि आप इतनी बात को समझ गए होंगे। अब एक भैया आए और उन्होंने कहा न्यूटन जी से कि सर चलो ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को खींचेंगी, लेकिन कोई सूत्र है उसका ताकि हम उसकी कैलकुलेशन कर सकें? न्यूटन जी ने कहा बिल्कुल है। मान के चलो कि इसका द्रव्यमान, ये जो भी ले लो तुम, चाहे सेब ले लो, इसको कोई भी ग्रह कह दो तुम, जो तुम्हारा मन करे। मैं तो कह रहा हूं ये कोई भी वस्तु है और इसका मास जो है, इसका द्रव्यमान इसका द्रव्यमान है
छोटा m और इस वस्तु का द्रव्यमान है बड़ा M। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, सेंटर टू सेंटर ले लो, केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी है r। r क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि डिस्टेंस। तो उन्होंने कहा, अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनना कि इनके बीच लगने वाला बल, इनके बीच लगने वाला बल, इनके बीच लगने वाला बल दोनों के द्रव्यमानों का जो गुणनफल है, यानी कि बड़ा M और छोटा m के समानुपाती होता है। इस बात को ऐसे बोलेंगे कि बल जो है, गुरुत्वाकर्षण का बल, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और यही बल इनके बीच की दूरी के, देखो इस बात को ऐसे बोला जाएगा कि यही बल, ये तुम पहली बार पढ़ रहे हो, बस ये मत कहना कि समझ नहीं आया, मैं जितना समझा रहा हूं उतना ही है, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कि ये बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसे एक के नीचे लिखोगे तो इस शब्द को कहोगे व्युत्क्रमानुपाती, और ऊपर ऊपर रहेंगे दोनों तो समानुपाती। इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज बढ़ी तो इनके बीच लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा, यानी ये ज्यादा बल से खींचेंगे। और अगर ये बढ़ा, मतलब जब नीचे की चीज बढ़ती है तो ऊपर की चीज घट जाती है, यानी कि अगर इनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो नीचे की ऊपर की चीज घट जाएगी, यानी बल घट जाएगा। भाई ज्यादा दूरी से होंगे तो यार कैसे फोर्स लग पाएगा? तुम सोचो, जब दो लोगों के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं तो आकर्षण का बल अपने आप ही कम हो जाता है। ये प्रकृति के नियम है, मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल वैसे ही सेट होते हैं हर चीज पे। तो इसको लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखोगे? आप लैंग्वेज की फॉर्म में लिखोगे कि बल जो है, बल द्रव्यमानों के गुणनफल, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक बार बताओ, इतनी बात समझ में आ गई तो कैसे कहोगे आप कैसे कहेंगे कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of mass and inversely proportional to square of the distance, ठीक है। आर का स्क्वायर कहां से आया? ये देखो, सारे के सारे न्यूटन साहब ने प्रैक्टिकल करके दिए थे, ये उन्होंने बताया, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये बस उनकी प्रैक्टिकल्स थे। ठीक है भाई, तो अनुक्रमानुपाती का मतलब कि इन दोनों में से कोई भी एक बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जब उल्टा, मतलब एक के नीचे चीज होती है, एक बटे में होती है, और इसका मतलब है कि ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज घटेगी। बिल्कुल बिल्कुल, रामेश्वर पांडे, ये गजब की बात कही है कि ये नियम कुलाम के नियम जैसा है, गजब एकदम, वेरी गुड। तो आप बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? ये इसका फॉर्मूला है। अब इसको कंबाइन कर लो, बस इतना ही समझो, इसमें ज्यादा गहराई में मत जाओ कि कहां से आया, क्यों आया। मैं कहता हूं इतने से खाली ये स्टेटमेंट याद कर लो, गुरुत्वाकर्षण का नियम इतने से बाहर कुछ नहीं जाएगा। तुम ये सोचते हो कि पेपर में ये ना पूछ ले कि आर स्क्वायर ही क्यों आया, कभी नहीं पूछेगा। मैं आपको ज्यादा ही इंफॉर्मेशन दे के चलता हूँ हर एक चीज में। अब जिसका कोई कारण ही नहीं है, तुम पूरी दुनिया में सर्च कर लो कि आर का स्क्वायर ही क्यों आया, कहीं नहीं मिलेगा। वो बस न्यूटन साहब ने दिया, एक प्रैक्टिकली उन्होंने चेक करके बताया, लोग उसको मानते हैं, सेट भी बैठता है, ठीक भी बैठता है।
चलो बहुत बढ़िया। मैं पढ़ना चाहता हूँ, बहुत मन से पढ़ता हूँ सर आपकी क्लास। आपका पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ में आता है। बहुत ज़बरदस्त नवनीत, वेरी गुड। ऐसे ही मेहनत करते रहो दोस्त। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए, अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो तुम ये कहोगे कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक है कैपिटल एम, एक है स्मॉल एम, और डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, है ना। इन दोनों को हम अभी यहाँ तक छोड़ देते हैं। ये हो गया न्यूटन साहब का नियम। अब कल बढ़ाएंगे इसको, और कल हम सीखेंगे बड़ा जी छोटा जी में क्या अंतर होता है, और जितना आपने पढ़ा है उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया तरीके से हम चीज़ों को सीखेंगे। जी का मान कैसे बदलता है, बड़े जी का बदलता है या नहीं बदलता है, तमाम सारी बातों को। अब ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम कंप्लीट करेंगे कल। तो कल तक के लिए सभी इसको अच्छे से रिवाइज करके आइए, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।